नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का, जहां पर ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा झटका। एआईएमआईएम के कई नेताओं ने थाम लिया है टीएमसी का दामन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी के सामने यूपी विजय का मंत्र सिखा गए लालू प्रसाद यादव। 81वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव को दी सीख। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के कहर से हड़कंप, कई राज्यों में रात का कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, समारोह में मेहमानों की संख्या पर लगी पाबंदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा झटका। एआईएमआईएम के कई नेताओं ने थामा टीएमसी का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इससे मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले टीएमसी, कांग्रेस व लेफ्ट पार्टियों को चिंता बढ़ गई थी। लेकिन सोमवार को टीएमसी ने एआईएमआईएम की बंगाल इकाई में सेंध लगाते हुए उसके कई नेताओं को तोड़ लिया। एआईएमआईएम के नेता टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी के प्रति विश्वास जताते हुए दावा किया कि बंगाल में बिहार की तरह परिणाम नहीं होगा। बंगाल के मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। सोमवार को तपसिया स्थित टीएमसी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में टीएमसी के मंत्री व्रात्य बसु व मल्य घटक की उपस्थिति में एआईएमआईएम अनवर पासा, मुर्शीद अहमद, सैयद रहमान, तारिक अजीज, शेख हबीबुल सहित दर्जनों एआईएमआईएम के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। एआईएमआईएम से टीएमसी में शामिल हुए अनवर पासा ने कहा कि ओवैसी साहब ने उन लोगों से राय मांगी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह ओवैसी साहब को सलाह देते हैं कि वह बंगाल नहीं आए। बंगाल के मुसलमान सुख शांति से हैं। बीजेपी उनके आने से खुद का लाभ देख रही है, लेकिन बंगाल का मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरह से सेक्युलर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में 30% मुस्लिम हैं। यदि बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि बंगाल में सांप्रदायिकता अपनी जमीन नहीं बना पाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी के सामने यूपी विजय का मंत्र सिखा गए मुलायम सिंह। 81वें जन्मदिन पर अखिलेश को दी सीख। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने रविवार को अपना 81वां जन्मदिन मनाया। अस्वस्थ चल रहे मुलायम सिंह को पहले तो जन्मदिन समारोह में लाने को लेकर ही संशय था, लेकिन अंततः उन्हें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उनके सामने लाया गया तो पूरा हॉल मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। समाजवादी पार्टी के इस बूढ़े शेर ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र दे दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपने 2-3 मिनट के बेहद संक्षिप्त संबोधन में अखिलेश यादव को अगले विधानसभा चुनाव के लिए जोश बनाए रखने और सबको साथ लेकर चलने का मंत्र दे डाला। अब अपने पिता की सीख पर अखिलेश यादव कितना अमल कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जन्मदिन समारोह में शामिल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मुलायम सिंह अभी भी पार्टी को एक परिवार की तरह चलाए जाने के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगला चुनाव एकजुट होकर लड़े और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए। नेता के मुताबिक परिवार में बिखराव की बड़ी कीमत पार्टी को उठानी पड़ी है और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की स्थिति बेहद खराब रही है। लेकिन नेताजी को भी अभी यही लगता है कि अगर पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे तो 2022 में उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। क्या ला पाएंगे चाचा को साथ? अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों की ही तरफ से रुख में नरमी के संकेत दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के सामने सपा उम्मीदवार उतारने से इनकार के संकेत दिए हैं और यहां तक कहा है कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो इसमें शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी अखिलेश के प्रति नरम होने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के रुख में नरमी चुनाव के समय उनके करीब आने का संकेत भी हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने अपने जन्मदिन पर पार्टी को जो जोश और साथ बनाए रखने का मंत्र दिया है, उसे जमीन पर उतारने की पटकथा पार्टी के प्रोफेसर साहब भी लिखेंगे। कार्यक्रम में पार्टी नेता उदय प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे, बलराम सिंह यादव, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, अहमद हसन और नरेश उत्तम पटेल सहित हजारों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। लखनऊ के अलावा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के कहर से हड़कंप, कई राज्यों में रात का कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद,
समारोहों में मेहमानों की संख्या पर पाबंदी। जी हां दोस्तों, नवंबर माह में पारा गिरते ही कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आने लगी है। राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर पूर्व में असम तक और हिमाचल से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में बाजार बंद करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में मेहमानों की संख्या पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं कुछ राज्यों में रात का कर्फ्यू लागू करने के साथ ही स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए रविवार को दिल्ली के 2 बाजारों को कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया था, लेकिन व्यापारियों के दबाव में 24 घंटे से पहले ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। दिल्ली के व्यापारी लॉकडाउन के खिलाफ हैं, क्योंकि वे इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को अब सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो कुछ बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्री अपने साथ RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, तभी उन्हें राज्य में एंट्री मिलेगी। हालांकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कमी आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा था कि सरकार दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार हंगामेदार हुई पहले सत्र की शुरुआत। AIM-IM विधायक ने शपथ में नहीं पढ़ा हिंदुस्तान शब्द। जी हां दोस्तों, सोमवार से शुरू हुए बिहार की नवगठित 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। पहले दिन सभी नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। इसी दौरान AIM-IM के एक विधायक ने शपथ लेने के दौरान शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की और इसके बजाय भारत पढ़ा। सदन में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। दूसरी तरफ वैशाली में एक युवती को जिंदा जलाने वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। 5 दिन यही सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन AIM-IM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार कर दिया। इसकी जगह उन्होंने भारत का इस्तेमाल किया। शपथ ग्रहण के दौरान जब AIM-IM विधायक का नाम पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर अपनी आपत्ति जाहिर की। AIM-IM विधायक ने उर्दू भाषा में शपथ लेने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर उन्हें उर्दू वाली स्क्रिप्ट प्रदान की गई, लेकिन विधायक ने उसमें लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। साथ ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से भारत शब्द प्रयोग करने की इजाजत मांगी। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि वह भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, न कि हिंदुस्तान के संविधान की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन के हारे हुए कैंडिडेट आज जाएंगे हाईकोर्ट। तेजस्वी यादव का है मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में RJD और महागठबंधन के हारे हुए कई उम्मीदवार सोमवार से कोर्ट का रुख करना शुरू कर देंगे। छठ पर्व खत्म होते ही मामूली अंतर से हारने वाले लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। हिलसा विधानसभा सीट से 12 वोटों के मामूली अंतर से हारने वाले RJD प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव सोमवार को ही पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि बीते सोमवार को ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली थी। RJD के एक नेता के मुताबिक महागठबंधन के तकरीबन 21 प्रत्याशियों ने फिलहाल कोर्ट जाने का मन बनाया है। महागठबंधन के CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशी प्लान तैयार कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान इन उम्मीदवारों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब सोमवार से ही कई उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि RJD इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। गौरतलब है कि इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा RJD के उम्मीदवार हैं। RJD के 14, CPI माले के 3, CPI के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत ने लव जिहाद को बताया बंगाल चुनाव का मुद्दा। बोले, पहले नीतीश बिहार में लागू करें, फिर महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना सोचेगी। जी हां दोस्तों, देश में लव जिहाद को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी शासित कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून पारित कराने की तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने इसका विरोध किया है। इस मामले में जब शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि लव जिहाद को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे लगता है यह एक गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है, एक नया विषय सामने लाया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि चुनाव के लिए विकास एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन लव जिहाद पर चर्चा की जाएगी। संजय राउत ने महाराष्ट्र में इस कानून को लाने के सवाल पर कहा, कुछ लोग इस मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हम एक कानून कब लाएंगे। मैंने आज CM से बात की। मैं कहना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में इस कानून
कानून को लागू करेंगे तो हम इसकी जांच करेंगे और फिर महाराष्ट्र के लिए सोचेंगे। नई सैटेलाइट इमेज में दावा, डोकलाम में चीन ने बसाया गांव, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी उसकी लगातार कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।